सुख का अधिकार। मनुष्य की कार्यसूची की दूसरी बड़ी योजना शायद सुख की कुंजी हासिल करने की होगी। समूचे इतिहास के दौरान अनेक चिंतकों, भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों ने जीवन की बजाय सुख को परम कल्याण के रूप में परिभाषित किया था। प्राचीन ग्रीस में दार्शनिक इपिक्यूरस ने कहा था कि देवताओं की उपासना करना वक्त की बर्बादी है, मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं होता और सुख ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन युग के ज़्यादातर लोगों ने इपिक्यूरियन बात का तिरस्कार किया था, लेकिन आज यह एक अचूक दृष्टिकोण बन चुका है। जीवन के बाद के अस्तित्व के प्रति संदेह मानव जाति को न केवल अमरता की खोज के लिए प्रेरित करता है, बल्कि सांसारिक सुख की खोज के लिए भी प्रेरित करता है। क्योंकि कौन होगा जो शाश्वत दुख भोगते हुए हमेशा हमेशा के लिए जीवित बने रहना चाहेगा। एपिक्यूरस के लिए सुख की तलाश एक निजी खोज थी। इसके विपरीत आधुनिक चिंतक इसे एक सामूहिक मुहिम की तरह देखने की ओर प्रवृत्त होते हैं। सरकारी योजना, आर्थिक संसाधनों और वैज्ञानिक अनुसंधान के बगैर व्यक्ति सुख की अपनी खोज में दूर तक नहीं जा पाएंगे। अगर कोई मुल्क युद्ध के तहस नहस हो चुका है, अगर अर्थव्यवस्था संकट में है और स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं है, तो आपकी स्थिति के दयनीय बने रहने की संभावना है। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज दार्शनिक जेरेमी बेंथम ने घोषणा की थी कि परम कल्याण अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, और निष्कर्ष निकाला था कि राज्य, बाजार और वैज्ञानिक समुदाय का एकमात्र उत्तम लक्ष्य वैश्विक सुख में वृद्धि करना है। राजनेताओं को शांति स्थापित करनी चाहिए, कारोबारों से जुड़े लोगों को समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए और अध्येताओं को प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। राजा, देश या ईश्वर के गौरव में वृद्धि की खातिर नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आप और मैं एक ज़्यादा सुखद जीवन का आनंद ले सकें। 19वीं और 20वीं सदियों के दौरान हालांकि ज़्यादातर लोगों ने बेंथम के स्वप्न के प्रति दिखावटी प्रेम ही दर्शाया। सरकारों, कॉरपोरेशनों और प्रयोगशालाओं में कई ज़्यादा तात्कालिक और सुपरिभाषित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। देशों ने अपनी सफलता को अपने अधिकार क्षेत्र के आकार से, अपनी आबादी में हुई बढ़ोतरी और जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से मापा, अपनी नागरिकों के सुख से नहीं। जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे औद्योगिक देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण के विशाल तंत्र खड़े किए, लेकिन इन तंत्रों का उद्देश्य वैयक्तिक कल्याण को सुनिश्चित करने की बजाय राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना था। स्कूलों की स्थापना ऐसे दक्ष और आज्ञाकारी नागरिकों को उत्पन्न करने के लिए की गई जो वफादारी के साथ राष्ट्र की सेवा करें। 18 की उम्र में नौजवानों को न सिर्फ देशभक्त होना जरूरी था, बल्कि साक्षर होना भी जरूरी था, ताकि वे ब्रिगेडियर के आज के आदेश को पढ़ सकते और कल के युद्ध की योजना का खाका तैयार कर सकते। उनके लिए गणित को समझना इसलिए जरूरी था ताकि वे बम के गोले के प्रक्षेप पथ का आकलन कर सकते या दुश्मन के खुफिया कोड को हल कर सकते। इसके लिए वायरलेस सेतु को संचालित करने, टैंक को चलाने और घायल साथियों की देखभाल करने के लिए विद्युत, मैकेनिक्स और चिकित्सा विज्ञान पर पर्याप्त नियंत्रण होना आवश्यक था। जब वे सेना छोड़ देते तो उनसे क्लार्क, अध्यापक और इंजीनियर के रूप में राष्ट्र की सेवा करने, आधुनिक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने और भरपूर करों का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती थी। यही स्थिति चिकित्सा व्यवस्था के मामले में थी। 19वीं सदी के अंत में फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी शुरू की। उन्होंने शिशुओं के टीकाकरण, बच्चों के संतुलित आहार और किशोरों की शारीरिक शिक्षा में पैसा लगाया। उन्होंने दलदलों को सुखाया, मच्छरों का विनाश किया और पानी के निकास की एक केंद्रीकृत व्यवस्था खड़ी की। इस सब का उद्देश्य लोगों को सुखी बनाना नहीं था, बल्कि राष्ट्र को मजबूत बनाना था। देश के लिए तगड़े सैनिकों और कामगारों की जरूरत थी। ऐसी तंदुरुस्त स्त्रियों की जरूरत थी जो और ज़्यादा सैनिकों और कामगारों को और नौकरशाहों को जन्म देती, जो घर पर बीमार पड़े रहने की बजाय समय की पाबंदी बरतते हुए सुबह ठीक 8 बजे ऑफिस पहुंचते। यहाँ तक कि जन कल्याण व्यवस्था की योजना भी मूलतः जरूरतमंद व्यक्तियों के हित की बजाय राष्ट्र के हित में बनाई गई थी। जब ओटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी में 19वीं सदी के परवर्ती दौर में राजकीय पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की शुरुआत की थी, तो उसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की खुशहाली में वृद्धि करने की बजाय उनकी वफादारी को सुनिश्चित करना था। जब आप 18 के थे तब आप अपने देश के लिए लड़ते थे।
और जब आप 40 के हुए तो आपने करों का भुगतान किया, क्योंकि आपको भरोसा था कि जब आप 70 के होंगे तब आपका राज्य आपकी देखभाल करेगा। 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक नेताओं ने जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ सुख की खोज के अधिकार के रूप में 3 अस्थानान्तरणीय मानव अधिकारों की व्यवस्था की थी। लेकिन यह दर्ज करना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता के अमेरिकी घोषणा पत्र ने सुख की खोज के अधिकार की गारंटी दी थी, स्वयं सुख के अधिकार की नहीं। थॉमस जेफरसन ने अपने नागरिकों के सुख के लिए राज्य को जिम्मेदार नहीं बनाया था। इसकी बजाय उन्होंने सिर्फ राज्य की शक्ति को सीमित पर किया था। विचार व्यक्तियों के लिए राज्य के निरीक्षण से मुक्त चुनाव के एक निजी क्षेत्र को आरक्षित करने का था। अगर मैं सोचता कि मैं मेरी से शादी करने की बजाय जॉन से शादी करके सॉल्ट लेक सिटी में रहने की बजाय सैन फ्रांसिस्को में रहते हुए और एक डेयरी के किसान की बजाय बारटेंडर के रूप में काम करके ज़्यादा सुखी रहूँगा, तो अपने ढंग से इस सुख की तलाश करना मेरा अधिकार है और राज्य को इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, भले ही मैं गलत विकल्प को क्यों न चुन रहा हूँ। तब भी पिछले कुछ दशकों में हालात बदल चुकी है और बेंथम की कल्पना को ज़्यादा गंभीरता से लिया जाने लगा है। अब लोग उत्तरोत्तर यह विश्वास करने लगे हैं कि राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए एक सदी से ज़्यादा पहले स्थापित की गई विशाल व्यवस्था को वास्तव में स्वतंत्र नागरिकों के सुख और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। हम यहाँ राज्य की सेवा करने के लिए नहीं है, उसका अस्तित्व हमारी सेवा करने के लिए है। मूलतः राज्य शक्ति को संयमित करने के लिए परिकल्पित किया गया सुख की तलाश का अधिकार अति सूक्ष्म ढंग से सुख के अधिकार में बदल चुका है। मानो मनुष्य को सुखी होने का नैसर्गिक अधिकार है और हमें असंतुष्ट करने वाली कोई भी कार्रवाई हमारे बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए राज्य को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। 20वीं सदी में प्रति व्यक्ति जीडीपी शायद राष्ट्रीय सफलता के मूल्यांकन का सबसे प्रमुख पैमाना हुआ करता था। इस दृष्टि से सिंगापुर, जिसका हर नागरिक औसतन सालाना $56,000 मूल्य की वस्तुओं और सुविधाओं को उत्पादित करना है, उस कोस्टा रिका के मुकाबले ज़्यादा सफल देश है, जिसके नागरिक सालाना सिर्फ $14,000 पैदा करते हैं। लेकिन आजकल चीन तक राजनेता और यहाँ तक कि अर्थशास्त्री भी जीडीएच को जीडीपी के अनुपूरक के रूप में जोड़ने या उसको जीडीपी की जगह रखने का आग्रह कर रहे हैं। आखिरकार लोग क्या चाहते हैं? वे उत्पादन नहीं करना चाहते, वे सुखी होना चाहते हैं। उत्पादन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सुख के लिए भौतिक आधार उपलब्ध कराता है, लेकिन वह महज एक साधन है, साध्य नहीं। कई सर्वेक्षणों में कोस्टा रिका के लोगों में सिंगापुर के लोगों के मुकाबले संतोषजनक जीवन के कई उच्च स्तर के परिणाम सामने आए हैं। आप अत्यंत उत्पादनशील किंतु असंतुष्ट सिंगापुरी होना पसंद करेंगे या कम उत्पादनशील किंतु संतुष्ट कोस्टा रिकी होना पसंद करेंगे? इस किस्म का तर्क मानव जाति के लिए सुख को 21वीं सदी का दूसरा मुख्य लक्ष्य बनाने की ओर प्रेरित कर सकता है। पहली निगाह में यह तुलनात्मक रूप से एक आसान मुहिम लग सकती है। अगर अकाल, महामारियाँ और युद्ध दृश्य से नदारद हो रहे हैं, अगर आप जाति अपूर्व शांति और समृद्धि को अनुभव कर रही है और अगर जीवन की अवधि आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है, तो निश्चय ही ये सारी चीज़ें मनुष्य को सुखी बनाएंगी। ठीक है? गलत। जब इपिक्यूरस ने सुख को परम कल्याण के रूप में परिभाषित किया था तो उसने अपने शिष्य को चेतावनी दी थी कि सुखी होना बहुत मुश्किल काम है। भौतिक उपलब्धियां मात्र हमें लंबे समय तक सुखी नहीं रख पाएंगी। सचमुच दौलत, प्रसिद्धि और आनंद की अंधी तलाश हमें सिर्फ दयनीय अवस्था में ही ले जाएंगी। उदाहरण के लिए एपिक्यूरस ने खाने पीने के मामले में संयम बरतने की और अपनी काम वासना को नियंत्रण में रखने की सलाह दी थी। लंबी अवधि में एक उन्मत्त भोग विलास से ज़्यादा एक प्रगाढ़ मैत्री हमें ज़्यादा संतोष प्रदान करेगी। सुख के जोखिम भरे रास्ते पर चलने वालों का मार्गदर्शन करने के लिए एपिक्यूरस ने करणीय और अकरणीय कृत्यों के एक समुचे नीति शास्त्र की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। जाहिर है कि एपिक्यूरस कुछ और कहना चाह रहे थे। सुखी होने की अवस्था आसानी से प्राप्त नहीं होती। पिछले कुछ दशक की हमारी अपूर्व उपलब्धियों के बावजूद यह बात शायद ही स्पष्ट तौर पर कही जा सकती हो कि
कि समकालीन लोग गए जमाने के अपने पूर्वजों के मुकाबले सार्थक तौर पर ज़्यादा संतुष्ट हैं। सचमुच यह एक अपशकुन ही है कि उच्चतर समृद्धि, आराम और सुरक्षा के बावजूद विकसित दुनिया में आत्महत्या की दर भी पारंपरिक समाजों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। पेरू, हैती, फिलीपींस और घाना गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता से त्रस्त विकासशील देश है। इनमें प्रति 1 लाख में से हर साल 5 से ज़्यादा लोग आत्महत्या नहीं करते। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जापान और न्यूजीलैंड जैसे समृद्ध देशों में प्रति 1 लाख में से 10 से ज़्यादा लोग हर साल अपनी जान ले लेते हैं। 1985 में दक्षिण कोरिया एक अपेक्षाकृत गरीब मुल्क था जो सख्त परंपराओं से बंधा और स्वेच्छाचारी शासन द्वारा शासित था। आज दक्षिण कोरिया एक अग्रतम आर्थिक शक्ति है। इसके नागरिक दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षितों में शामिल है और वहाँ एक स्थिर और तुलनात्मक रूप से उदार लोकतांत्रिक शासन पद्धति है। तब भी जहाँ 1985 में प्रति 1 लाख में से 9 दक्षिण कोरियाइयों ने अपनी जान ली, वहीं आज आत्महत्या की सालाना दर प्रति 1 लाख पर 36 है। बेशक इसके विपरीत तथा कहीं ज़्यादा उत्साहवर्धक प्रवृत्तियाँ भी है। बाल मृत्यु दर में आई जबरदस्त कमी ने निश्चय ही मानवीय सुख में वृद्धि की है और लोगों के आधुनिक जीवन के तनाव की आंशिक क्षतिपूर्ति की है। फिर भी अगर हम किसी रूप में अपने पूर्वजों से ज़्यादा सुखी है तो भी हमारी खुशहाली में हुई वृद्धि उससे बहुत बहुत कम है जितनी कि हमने अपेक्षा की हो सकती थी। पाषाण युग में एक औसत इंसान को अपने इस्तेमाल के लिए प्रतिदिन ऊर्जा की 4000 कैलोरी उपलब्ध हुआ करती थी। इसमें सिर्फ भोजन ही शामिल नहीं होता था बल्कि औजार, वस्त्र, कला और अलाव तैयार करने में लगाई गई ऊर्जा भी शामिल थी। आज अमेरिकी लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपनी कारों, कंप्यूटरों, रेफ्रिजरेटरों और टेलीविज़नों का पेट भरने के लिए भी औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ऊर्जा की 2,28,000 कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एक औसत अमेरिकी पाषाण युग के शिकारी संग्रहकर्ता के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। क्या यह औसत अमेरिकी 7 गुना ज़्यादा सुखी है? हम इस तरह के सुहाने दृष्टिकोणों को लेकर शायद शंकालु हो सकते हैं। और अगर हमने बीते दिनों के बहुत सारे दुखों पर विजय पा भी ली है तो भी सकारात्मक सुख की प्राप्ति दुखों को सर्वथा मिटा देने से कहीं ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। मध्य युग के एक भूखों मरते किसान को आनंदित करने के लिए एक छोटी सी ब्रेड से काम चल जाता था। एक उबे हुए, ज़रूरत से ज़्यादा वेतन पाने वाले और ज़रूरत से ज़्यादा वजन वाले इंजीनियर में आप किस तरह आनंद का संचार करेंगे? 20वीं सदी का दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वर्ण युग था। दूसरे विश्व युद्ध के विजय और उसके बाद शीत युद्ध में उससे भी ज़्यादा निर्णायक विजय ने उसको अग्रगामी वैश्विक महाशक्ति में बदल दिया था। 1950 और 2000 के बीच अमेरिकी जीडीपी 20 खरब डॉलर से बढ़कर 120 खरब डॉलर हो गया था। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई थी। नव आविष्कृत गर्भनिरोधक गोलियों ने सेक्स को हमेशा से ज़्यादा मुक्त बना दिया था। स्त्रियों, समलैंगिकों, अफ्रीकी अमेरिकी लोगों और दूसरे अल्पसंख्यकों को अंततः अमेरिकी केक का एक बड़ा हिस्सा उपलब्ध हो गया था। सस्ती कारों, रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, वैक्यूम क्लीनरों, बर्तन मांजने की मशीनों, कपड़े धोने की मशीनों, टेलीफोनों, टेलीविज़नों और कंप्यूटरों की बाढ़ ने रोज़मर्रा जिंदगी को पहचान से परे ले जाकर बदल डाला था। तब भी अध्ययनों ने यह बात दर्शाई है कि अमेरिकी आत्मपरक खुशहाली के स्तर 1990 के दशक में लगभग वही बने रहे जो 1950 के दशक में हुआ करते थे। जापान में 1958 और 1987 के बीच इतिहास के एक सबसे तेज आर्थिक उछाल के दौरान औसत वास्तविक आय 5 गुना बढ़ गई थी। जापानी जीवनशैली और सामाजिक संबंधों में आए असंख्य नकारात्मक और सकारात्मक बदलावों के साथ मिलकर संपत्ति के इस भीषण प्रवाह ने जापान की आत्मपरक खुशहाली के स्तरों पर आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम असर डाला। जापानी 1990 के दशक में उतने ही संतुष्ट था या असंतुष्ट थे जितने वे 1950 के दशक में हुआ करते थे। लगता है कि हमारा सुख कांच की किसी ऐसी रहस्यमय अंदरूनी छत से टकरा जाता है जो उसको हमारी तमाम अपूर्व उपलब्धियों के बावजूद ऊपर नहीं उठने देती।
अगर हम हर किसी को मुफ्त भोजन भी मुहैया करा दें, सारी बीमारियों को दूर कर दें और विश्व शांति को सुनिश्चित कर दें, तब भी जरूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें मिलकर कांच की उस अंदरूनी छत को तोड़ दें। सच्चे सुख की उपलब्धि बुढ़ापे और मृत्यु को जीतने से ज़्यादा आसान होने वाली नहीं है। सुख की यह कांच की अंदरूनी छत दो मजबूत खंभों पर टिकी है, एक मानसिक और दूसरा जैविक। मानसिक स्तर पर सुख वस्तुपरक परिस्थितियों की बजाय अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। हम एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन बिताते हुए संतुष्ट नहीं हो जाते। इसकी बजाय हम तब संतुष्ट होते जब हमारी अपेक्षाओं के साथ वास्तविकता का मेल बैठ जाता है। समस्या यह है कि जैसे जैसे परिस्थितियां बेहतर होती जाती है, वैसे वैसे अपेक्षाएं गुब्बारे की तरह फूलती जाती हैं। परिस्थितियों में आकस्मिक और आश्चर्यजनक सुधार, जैसा कि मानव जाति ने हाल में दशकों में अनुभव किया है, ज़्यादा संतोष की बजाय ज़्यादा अपेक्षाओं में रूपांतरित हो जाता है। अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं करते तो हमारी भविष्य की उपलब्धियां भी हमें हमेशा की तरह असंतुष्ट छोड़ सकती है। जैविक स्तर पर हमारी अपेक्षाएं और हमारे सुख हमारी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक स्थितियों की बजाय हमारी जैव रासायनिक बायोकेमिस्ट्री से निर्धारित होते हैं। एपिक्यूरस के मुताबिक हम उस वक्त सुखी होते हैं जब हमें सुखद अनुभूतियाँ हो रही होती है और हम अप्रिय अनुभूतियों से मुक्त होते हैं। इस तरह जेरेमी बेंथम का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो प्रभावी शक्तियों के अधीन बनाया हुआ है, आनंद और पीड़ा, और ये ही हमारी सारी कृत्यों की, हमारी वाणी और चिंतन को निर्धारित करते हैं। बेंथम के उत्तराधिकारी जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्पष्ट किया था कि पीड़ा से मुक्ति और आनंद के अलावा सुख और कुछ भी नहीं है, और आनंद तथा पीड़ा के परे न तो कोई शुभ है और न कोई अशुभ है। जो भी कोई शुभ और अशुभ का निर्णय किसी और चीज़ जैसे कि ईश्वर या राष्ट्रीय हित से करने की कोशिश करता है, वो आपको और शायद खुद को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है। एपिक्यूरस के ज़माने में इस तरह की बातें धर्मद्रोह हुआ करती थी। बेंथम और मील के ज़माने में ये मूलगामी विद्रोह था, लेकिन आरंभिक 21वीं सदी में यह वैज्ञानिक धर्मनिष्ठता है। जैविक विज्ञानों के मुताबिक सुख और दुख शारीरिक अनुभूतियों के अलग अलग संतुलनों के अलावा और कुछ नहीं है। हम बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं पर कभी प्रतिक्रिया नहीं करते, हम सिर्फ अपने शरीर की अनुभूतियों पर ही प्रतिक्रिया करते हैं। इससे कोई दुखी नहीं होता कि उसकी नौकरी चली गई है, उसका तलाक हो गया है या सरकार ने युद्ध छेड़ दिया है। जो एकमात्र चीज़ लोगों को दुखी बनाती है वह उनके शरीरों में उत्पन्न होने वाली अप्रिय अनुभूतियाँ होती है। जब आपकी नौकरी चली जाती है तो निश्चय ही आप अवसाद में चले जाते हैं, लेकिन अवसाद स्वयं एक किस्म की अप्रिय शारीरिक अनुभूति है। हजारों चीज़ें हमें क्रोध से भर सकती है, लेकिन क्रोध कभी भी अमूर्त नहीं होता। वो हमेशा गर्मी और तनाव की शारीरिक अनुभूतियों की तरह ही महसूस होता है, और यही वजह है कि क्रोध इतना उत्तेजना से भर देने वाला होता है। हम यूं ही नहीं कहते कि हम क्रोध से जल रहे हैं। इसके विपरीत विज्ञान कहता है कि पदोन्नति पाकर, लॉटरी जीतकर या सच्चा प्रेम पाकर भी कभी कोई खुशी नहीं होता। लोग एक चीज़ और सिर्फ एक ही चीज़ को से सुख होते हैं, शरीर में उत्पन्न होने वाली आनंद की तरंगों से। कल्पना कीजिए कि आप मारियो गोत्जे हैं और अर्जेंटीना के खिलाफ 2014 के वर्ल्ड कप फाइनल में जर्मन फुटबॉल के मिडल फील्डर के रूप में हमला कर रहे हैं। बिना कोई गोल किए 113 मिनट पहले ही बीत चुके हैं। खतरनाक पेनल्टी शूट आउट के पहले मात्र 7 मिनट बाकी रह गए। कोई 75,000 उत्तेजित प्रशंसकों से रियो का माराकाना स्टेडियम भरा हुआ है और दुनिया भर में असंख्य लाखों लोग टेलीविज़न पर यह खेल देख रहे हैं। आप अर्जेंटीनियाई गोल से कुछ ही गज दूर हैं जब आंद्रे सुअरल आपकी दिशा में एक शानदार पास भेजता है। आप अपनी छाती से बाल को रोकते हैं, वो आपके पैर की दिशा में गिरती है। आप उसे बीच हवा में एक किक मारते हैं और आप उसको अर्जेंटीनियाई गोलकीपर को पीछे छोड़ उड़ती हुई और नेट के भीतर गहरे धंसती हुई देखते हैं। गोल! स्टेडियम ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। दसियों हजार लोग पागलों की तरह चिल्ला उठते हैं। आपकी टीम के साथी आपको गले लगा रहे हैं और चूम रहे हैं। बर्लिन और म्यूनिक में लाखों लोग टेलीविज़न स्क्रीन के सामने खुशी के आंसुओं से भर उठती है। आप उल्लास से भरे हैं, लेकिन बाल के अर्जेंटीनियाई नेट में चले जाने के कारण या खचाखच भरे बावेरियाई बियर
गार्डन्स में मनाए जा रहे जश्न के कारण नहीं, आप दरअसल आपके भीतर उठ रही अनुभूतियों के अंधड़ पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आपकी रीढ़ में ऊपर से नीचे तक सिहरन दौड़ रही है, आपकी पूरी काया पर विद्युत तरंगे लहरा रही है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप ऊर्जा की लाखों फटती हुए गोलियों में विलीन होते जा रहे हैं। इस तरह की अनुभूतियों को महसूस करने के लिए आपको विश्व कप फाइनल में जीत दिलाने वाला गोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी नौकरी में एक ऐसी पदोन्नति मिल जाती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी और आप खुशी से उछलने लगते हैं, तब भी आप उसी तरह की अनुभूतियों पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। आपको मस्तिष्क के गहनतर हिस्से फुटबॉल के बारे में या आपकी नौकरी के बारे में कुछ नहीं समझते, वे सिर्फ अनुभूतियों को समझते हैं। अगर आपको पदोन्नति मिल जाती है लेकिन किसी वजह से आपको सुखद अनुभूतियों का एहसास नहीं होता तो आप संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। इसका उल्टा भी सही है। अगर आपको अभी अभी नौकरी से निकाल दिया गया है या आप कोई निर्णायक फुटबॉल मैच हार गए हैं लेकिन आप बेहद सुखद अनुभूतियाँ महसूस कर रहे हैं, हो सकता है इसलिए कि आपने दवाई की कोई गोलियाँ खा रही है, तो आप तब तक अपने आप को दुनिया के शिखर पर महसूस करेंगे। समस्या यह है कि सुखद अनुभूतियाँ बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और आगे पीछे अप्रिय अनुभूतियों में बदल जाती है। यहाँ तक कि विश्व कप फाइनल में किया गया जीत का गोल भी आजीवन आनंद की गारंटी नहीं देता। दरअसल वहाँ के बाद से सब कुछ ढलान की दिशा में जा रहा हो सकता है। इसी तरह अगर मुझे पिछले साल अपनी नौकरी में अनपेक्षित पदोन्नति मिल गई थी तो मैं अभी भी उसी पद पर बना हो सकता हूँ, लेकिन वह खबर सुनकर जो सुखद अनुभूतियाँ मुझे हुई थी वे कुछ ही घंटे में उठ गई थी। अगर मैं उन अद्भुत अनुभूतियों को फिर महसूस करना चाहता हूँ तो मुझे एक और पदोन्नति मिलनी चाहिए, फिर एक और अगर मुझे पदोन्नति नहीं मिलती तो मैं उससे ज़्यादा कटु और क्रोधित हो सकता हूँ जितना तब होता अगर मैं एक विनम्र प्यादा बना रहा होता। यह सारी की सारी गलती विकास प्रक्रिया की है। अंतहीन पीढ़ियों से हमारी जैव रासायनिक पद्धति हमारे जीवित बने रहने और प्रजनन करते रहने के लिए अनुकूलित होती रही है, हमारे सुखी होने के लिए नहीं। यह जैव रासायनिक पद्धति ऐसे ही कृत्यों को सुखद अनुभूतियों से नवाजती है जो जीवित बने रहने और प्रजनन के अनुकूल होते हैं। हम भोजन प्राप्त करने के लिए और संभोग करने के लिए संघर्ष करते हैं ताकि भूख की अप्रिय अनुभूतियों से बच सके और कामोत्तेजना की परम आनंददायी चरमावस्था का मजा ले सके। लेकिन अच्छे स्वाद और कामोत्तेजना की परम आनंददायी चरमावस्था बहुत देर तक टिकने वाली चीज़ें नहीं है और अगर हम उनको फिर महसूस करना चाहते हैं तो हमें और भी भोजन तथा संभोग की तलाश में निकलना होगा। क्या हुआ होता अगर किसी दुर्लभ उत्परिवर्तन ने एक ऐसी गिलहरी को उत्पन्न किया होता जो एक बीज खाने के बाद परम आनंद की चिरस्थायी अनुभूति महसूस करती। तकनीकी तौर पर यह गिलहरी के मस्तिष्क की रीवायरिंग करके किया जा सकता था। कौन जानता है कि लाखों साल पहले किसी सौभाग्यशाली गिलहरी के साथ सचमुच ऐसा हुआ हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो उस गिलहरी को चरम रूप से सुखी और चरम रूप से संक्षिप्त जीवन मिला होता और उसी के साथ उस दुर्लभ उत्परिवर्तन का अंत हो गया होता, क्योंकि उस परम आनंदित गिलहरी ने संसर्ग करना तो दूर की बात है, खाने के लिए और ज़्यादा बीजों की भी तलाश न की होती। प्रतिद्वंदी गिलहरियाँ जिन्होंने एक बीज खाने के 5 मिनट बाद फिर भूख महसूस की होगी, उनके जीवित बने रहने और अगली पीढ़ी तक अपने जीन्स फैलाने के ज़्यादा अवसर रहे होंगे। ठीक इसी वजह से हम मनुष्य जीन बीजों यानी लाभदायक रोजगारों, बड़े मकानों, सुंदर जीवन साथियों को जुटाने की कोशिश करते हैं। वो शायद ही कभी लंबे समय तक हमें संतुष्ट कर पाते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि हमें सुखी बनाने वाली चीज़ गंतव्य नहीं बल्कि उस गंतव्य तक ले जाने वाली यात्रा है। एवरेस्ट पर चढ़ना ज़्यादा संतोषदायी है बजाय चोटी पर खड़े होने के। प्रियतम की अदाएँ और काम क्रियाएँ कामावेग की चरमावस्था से कहीं ज़्यादा उत्तेजक होती है और प्रयोगशाला में नवीनतम आविष्कार करना प्रशंसा और पुरस्कार हासिल करने से ज़्यादा दिलचस्प होता है। तब भी इससे स्थिति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि विकास प्रक्रिया हमें सुखों के एक व्यापक दायरे से नियंत्रण करती है। कभी कभी यह हमें परम आनंद और शांत चित्तता की अनुभूतियों से लुभाती है तो कभी कभी यह हमें उल्लास और उत्तेजना की रोमांचक अनुभूतियों से उकसाती है। जब कोई प्राणी किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहा होता है जो उसके जीवित बने रहने और प्रजनन करने के अवसर बढ़ा देने वाली है, यानी भोजन,
जीवनसाथी या सामाजिक हैसियत, तो मस्तिष्क चौकन्नेपन और उत्तेजना की अनुभूतियाँ उत्पन्न करता है। ये उस प्राणी को और भी ज़्यादा बड़ा उद्यम करने को प्रेरित करता है क्योंकि वे बहुत सुखद होती है। एक प्रसिद्ध प्रयोग के तहत वैज्ञानिकों ने कई चूहों के मस्तिष्क से इलेक्ट्रोड जोड़े थे जो महज एक पेडल पर दबाव डालने से उन प्राणियों में उत्तेजना की अनुभूतियाँ जगाते थे। जब उन चूहों को स्वादिष्ट भोजन और पेडल पर दबाव डालने के बीच चयन करने का अवसर दिया था तो उन्होंने पेडल को चुना। काफ़ी कुछ उसी तरह जिस तरह बच्चे डिनर के लिए आने की बजाय वीडियो गेम देखना पसंद करते हैं। चूहे पेडल को तब तक बार बार दबाते रहे जब तक कि वे भूख और थकान से ढेर नहीं हो गए। इसी तरह मनुष्य भी दौड़ की प्रतियोगिता में कामयाबी से मिलने वाली प्रशंसा और सम्मान पर टिक जाने की बजाय दौड़ से मिलने वाली उत्तेजना को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जो चीज़ दौड़ को इतना आकर्षक बनाती है वह वे आनंदित करने वाली अनुभूतियाँ हैं जो उसके साथ जुड़ी होती है। कोई भी व्यक्ति पर्वतारोहण नहीं करना चाहता, वीडियो गेम नहीं खेलना चाहता या किसी अजनबी से मुलाकात के लिए नहीं जाना चाहता अगर इस तरह की गतिविधियों से पूरी तरह से तनाव, मायूसी या ऊब की अप्रिय अनुभूतियाँ जुड़ी होती। दौड़ की उत्तेजक अनुभूतियाँ उतनी ही क्षणभंगुर होती हैं जितनी जीत की आनंददायी अनुभूतियाँ होती है। रात भर के लिए रंगरेलियाँ का मजा लुटते डॉन जुआन को डाउ जोन्स शेयर बाजार इंडेक्स का उठना गिरना देखकर अपनी उंगलियों के नाखून कुतरने का आनंद लेते व्यापारी को और कंप्यूटर स्क्रीन पर दैत्य को मारने का आनंद लेते खिलाड़ी को कल के अपने इन अद्भुत कृत्यों को याद कर कोई संतोष नहीं मिलेगा। पेडल पर बार बार दबाव डालते चूहे की तरह डॉन जुआन, उद्योगपति और खिलाड़ी को हर रोज़ एक नए थक्के की ज़रूरत होती है। और भी बदतर बात यह है कि यहाँ भी अपेक्षाएं परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाती है और बीते कल की चुनौतियाँ बहुत जल्दी आज की ऊब में बदल जाती है। सुख की कुंजी शायद न तो दौड़ है और न ही स्वर्ण पदक है बल्कि उत्तेजना और शांत चित्तता का सही संयोजन है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग पूरे वक्त तनाव से भागकर ऊब की और ऊब से भागकर तनाव की ओर छलांग लगाते रहते हैं। एक परिस्थिति में उसी तरह असंतुष्ट बने रहते हैं जिस तरह दूसरी में। अगर विज्ञान सही है और हमारा सुख हमारी जैव रासायनिक प्रणाली से निर्धारित होता है तो चिरस्थायी संतोष को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका इस प्रणाली के साथ छलपूर्वक पेश आना है। भूल जाइए आर्थिक उन्नति के बारे में, सामाजिक सुधारों के बारे में और राजनैतिक क्रांतियों के बारे में। सुख के वैश्विक स्तरों में वृद्धि करने के लिए हमें मनुष्य की जैव रासायनिकी के साथ छल योजना करना जरूरी है और ठीक यही काम हमने पिछले कुछ दशकों से करना शुरू कर दिया है। 50 साल पहले मनोविकार संबंधी दवाएं, साइकेट्रिक ड्रग्स बदनाम हुआ करती थी। आज वह बदनामी खत्म हो चुकी है, चाहे यह ठीक हो या गलत। लेकिन आबादी का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ हिस्सा नियमित रूप से मनोविकार संबंधी दवाएं ले रहा है, सिर्फ कमज़ोर बनाने वाली मानसिक बीमारियों का इलाज करने के लिए नहीं बल्कि बहुत साधारण किस्म के अवसादों और यदाकदा सताने वाले विषाद का सामना करने के लिए भी। उदाहरण के लिए बढ़ती हुई तादाद में स्कूली बच्चे रिटालिन जैसे उत्तेजक औषधियाँ लेते हैं। 2011 में 35 लाख अमेरिकी बच्चे ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए दवाएं ले रहे थे। यूनाइटेड किंगडम में यह तादाद 1997 की 92,000 से बढ़कर 2012 में 7,86,000 हो गई थी। मूल उद्देश्य अटेंशन डिसऑर्डर का इलाज करना था, लेकिन आज पूरी तरह से स्वस्थ बच्चे अपने प्रदर्शन को उत्कृष्ट बनाने तथा अपने अध्यापकों और अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस तरह की दवाई लेते हैं। इस स्थिति को लेकर बहुत सारे लोग आपत्ति करते हैं और तर्क देते हैं कि समस्या बच्चों में नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में निहित है। अगर विद्यार्थी अटेंशन डिसऑर्डर्स, तनाव और निचली श्रेणियों के शिकार है तो इसके लिए हमें बच्चों की बजाय शायद पुरानी पड़ चुकी अध्यापन पद्धतियों, भीड़ भरी कक्षाओं और जीवन की अस्वाभाविक रूप से तेज रफ्तार को दोष देना चाहिए। हो सकता है कि हमें बच्चों के बदलाव लाने की बजाय स्कूल में बदलाव लाने की ज़रूरत हो। यह देखना दिलचस्प है कि तर्क किस तरह विकसित हुए हैं। शिक्षा पद्धतियों को लेकर लोग हजारों साल से जगत रहे हैं, चाहे प्राचीन चीन हो या विक्टोरिया के युग का ब्रिटेन हो। हर व्यक्ति की अपनी मनपसंद पद्धति हुआ करती थी और हर व्यक्ति विकल्प का जोरदार ढंग से विरोध किया करता था। तब भी उस समय तक हर व्यक्ति एक बात पर सहमत था
शिक्षा को उन्नत रूप देने के लिए हमें स्कूलों को बदलना जरूरी है। आज इतिहास में पहली बार है जब कम से कम कुछ लोगों का सोचना है कि विद्यार्थियों की जैव रासायनिकी को बदलना ज़्यादा फलदायी होगा। सेनाएं भी इसी रास्ते पर बढ़ रही। इराक में 12% अमेरिकी सैनिक और अफगानिस्तान में 70% अमेरिकी सैनिक युद्ध के दबाव और त्रास से बचने के लिए नींद की गोलियां और एंटी डिप्रेसेंट लेते थे। भय, अवसाद और मानसिक आघात बम के गोलों, बारूदी सुरंग या कार बमों के नतीजे में पैदा नहीं होते। वे हार्मोनों, न्यूरोट्रांसमीटरों और न्यूरल नेटवर्क की उपज होती है। दो सैनिक कंधे से कंधा मिलाए एक ही घात स्थल पर हो सकते हैं। उनमें से एक आतंक से अकड़ जाएगा, अपने होशो हवास खो देगा और उस घटना के बाद सालों तक दुस्वप्नों से पीड़ित रहेगा, तो दूसरा आगे बढ़कर हमला करेगा और पदक जीत लेगा। यह फर्क इन सैनिकों की जैव रासायनिकी का है, और अगर हम इसे नियंत्रित करने का तरीका निकाल लें तो हम एक ही झटके में ज़्यादा सुखी सैनिकों और ज़्यादा दक्ष सेनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। सुख की जैव रासायनिक खोज दुनिया में अपराध की भी पहली वजह है। 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय जेलों में आधे कैदी नशीले पदार्थों की वजह से वहां पहुंचे थे। 38% इतालवी कैदी नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों की वजह से दोषी साबित हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के 55% कैदियों ने सूचित किया था कि उन्होंने अपने अपराध या तो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए या उनका क्रय विक्रय करते हुए किए थे। 2001 की एक रिपोर्ट से पता चला था कि 62% ऑस्ट्रेलियाई अपराधियों ने नशीले पदार्थों के प्रभाव के दौरान वे अपराध किए थे जिनके लिए वे जेल भोग रहे थे। लोग भूलने की खातिर अल्कोहल पीते हैं, वे शांति महसूस करने की खातिर गांजा पीते हैं, वे कुशाग्र बुद्धि होने और आत्मविश्वास अर्जित करने की खातिर कोकीन और मेथाम्फेटामाइन्स लेते हैं। वहीं एक्सटेसी आह्लादकारी अनुभूतियां झांकती है और LSD आपको लूसी इन द स्काई विद डायमंड से मिलने भेज देती है। जो चीज़ कुछ लोग अध्ययन करने, काम करने या परिवार चलाने से हासिल करने की उम्मीद करते हैं, उसी चीज़ को कुछ दूसरे लोग मॉलिक्यूल्स की सही खुराक की मार्फत ज़्यादा आसानी से हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए एक अस्तित्वपरक खतरा है। इसलिए देश जैव रासायनिक अपराधों के खिलाफ सख्त, खूनी और हताश लड़ाई छेड़ते हैं। राज्य बुरी छल योजनाओं को अच्छी छल योजनाओं से अलग करते हुए सुख की जैव रासायनिक तलाश को अनुशासित करने की उम्मीद करते हैं। सिद्धांत स्पष्ट है, जो जैव रासायनिक छल योजनाएं राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक अवस्था और आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करती है, उनकी छूट दी जाती है, यहाँ तक कि उनको प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसी छल योजनाएं जो अति चंचल बच्चों को कक्षा में शांत रखती है या जो घबराने वाले सैनिकों को उत्प्रेरित करती है, ऐसे छल योजनाएं प्रतिबंधित है जो स्थिरता और विकास के समक्ष खतरा पैदा करती है। लेकिन विश्वविद्यालयों, औषधि निर्माता कंपनियों और आपराधिक संगठनों की प्रयोगशालाओं में हर साल नए मादक पदार्थ पैदा हो जाते हैं और राज्य तथा बाजार की ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं। जैसे जैसे सुख की जैव रासायनिक तलाश गति पकड़ती जाएगी, वैसे वैसे वो राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था को भी नया रूप देगी और उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। और मादक पदार्थ तो महज शुरुआत है। अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विशेषज्ञ पहले से ही मनुष्य की जैव रासायनिकी की छल योजना के कहीं ज़्यादा परिष्कृत तरीके खोजने में जुटे हैं, जैसे कि मस्तिष्क के सटीक स्थलों पर सीधे विद्युतीय उत्तेजकों को भेजना या हमारे शरीरों की योजनाओं की जेनेटिक जोड़ तोड़ करना। पद्धति चाहे कितनी भी सटीक हो, जैविक छल योजना के रास्ते सुख को हासिल करना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जीवन के बुनियादी ताने बाने में बदलाव करने की ज़रूरत होगी। लेकिन वैसे तो अकाल, महामारी और युद्ध पर काबू पाना भी आसान नहीं था। यह बात तय नहीं है कि मानव जाति के वास्ते सुख की जैव रासायनिक तलाश के लिए इतना उद्यम करना जरूरी है। कुछ लोग तर्क देंगे कि सुख इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है ही नहीं और वैयक्तिक संतोष को मानव समाज का सर्वोच्च लक्ष्य मानना एक गैर वाजिब ख्याल है। दूसरे लोग इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि सुख सचमुच परम कल्याण है, तब भी वे सुख की जैविक परिभाषा को सुखद अनुभूतियों के अनुभव के रूप में देखने पर राजी होने से इनकार करेंगे।
कोई 2300 साल पहले एपिक्यूरस ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी थी कि आनंद की अत्यधिक तलाश उनको सुखी बनाने की बजाय दुखी बना सकती है। कुछ सदियों पहले बुद्ध ने इससे भी ज़्यादा बुनियादी दावा करते हुए उपदेश दिया था कि सुखद अनुभूतियों की तलाश वस्तुतः दुख का मूल है। इस तरह की अनुभूतियाँ महज क्षणभंगुर और अर्थहीन स्पंदन है। जब हम उनको अनुभव भी करते हैं तो हम उनसे संतुष्ट नहीं हो जाते, इसकी बजाय हम और ज़्यादा भी लालसा करते हैं। इसलिए मुझे चाहे कितनी ही आनंददायी या उत्तेजक अनुभूतियाँ क्यों न हो रही हो, वे मुझे कभी संतुष्ट नहीं करेगी। अगर मैं क्षणिक सुखद अनुभूतियों को ही सुख समझ लेता हूँ तथा उनको और ज़्यादा अनुभव करने की लालसा करता हूँ, तो उनकी निरंतर तलाश में लगे रहने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जब मैं अंततः उनको हासिल कर लेता हूँ वे तेज़ी से गायब हो जाती है, और क्योंकि महज अतीत के आनंदों की स्मृति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे फिर उसी सिलसिले की शुरुआत कर देनी होगी। अगर मैं इस तलाश को दशकों तक भी जारी रखता हूँ, इससे मुझे ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होगा जो चिरस्थायी हो। इसके विपरीत मैं जितना ही इन सुखद अनुभूतियों की तलाश करूँगा, उतना ही दुखी और असंतुष्ट होता जाऊँगा। वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सुखद अनुभूतियों की तलाश को बढ़ाने की नहीं, उसको धीमा करने की ज़रूरत है। सुख का यह बौद्ध धार्मिक दृष्टिकोण सुख के जैव रासायनिक दृष्टिकोण से काफ़ी समानताएं रखता है। दोनों ही इस बात से सहमत है कि सुखद अनुभूतियाँ जितनी तेज़ी से उत्पन्न होती है उतनी ही तेज़ी से लुप्त हो जाती है, और जब तक लोग सुखद अनुभूतियों को वास्तव में अनुभव किए बगैर उनकी लालसा करना जारी रखते हैं, तब तक वे असंतुष्ट बने रहते हैं। लेकिन इस समस्या के दो बहुत अलग समाधान हैं। जैव रासायनिक समाधान ऐसे उत्पादों और चिकित्साओं को विकसित करता है जो मनुष्य को सुखद अनुभूतियों का एक अनंत प्रभाव उपलब्ध कराएंगे, इसलिए हम कभी उनसे वंचित नहीं होंगे। बौद्ध परामर्श सुखद अनुभूतियों की लालसा को कम करने और उनको हमारी जिंदगियों को नियंत्रित करने की छूट न देने का था। बुद्ध के अनुसार हम अपने मस्तिष्क को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वे सावधानीपूर्वक यह लक्ष्य कर सकें कि सारी अनुभूतियाँ किस तरह उत्पन्न होती है और गुजर जाती है। जब हमारा मस्तिष्क अनुभूतियों को उनके वास्तविक रूप यानी उनके क्षणभंगुर और अर्थहीन स्पंदन होने में समझ लेता है, तो उनकी तलाश में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती, क्योंकि एक ऐसी चीज़ के पीछे भागते रहने का क्या अर्थ है जो जिस तेज़ी से उदित होती है उसी तेज़ी से लुप्त हो जाती है। फिलहाल मानव जाति की कहीं ज़्यादा दिलचस्पी जैव रासायनिक समाधान में है। हिमालय की कंदराओं में बैठे बिच्छू या अपने एकांत में बैठे दार्शनिक जो भी कहते हों, पूंजीवादी महाशक्ति के लिए आनंद ही सुख है। बस हर गुजरते हुए साल के साथ अप्रिय अनुभूतियों को लेकर हमारी सहनशीलता में कमी आती जा रही है, और सुखद अनुभूतियों को लेकर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान और आर्थिक गतिविधि को इसी लक्ष्य के लिए जोता जा रहा है, जो हर साल बेहतर दर्द निवारक नए आइसक्रीम स्वाद, हमारे स्मार्टफोनों के लिए ज़्यादा लत पैदा करने वाले गेम्स तैयार कर रहे हैं, ताकि हमें बस का इंतज़ार करते हुए एक पल के लिए भी ऊब का सामना न करना पड़े। बेशक यह सब निश्चय ही काफ़ी नहीं है। चूँकि विकास प्रक्रिया ने होमो सेपियंस को निरंतर आनंद का अनुभव करने के लिए नहीं ढाला था, तब भी मानव जाति अगर यही चाहती है तो आइसक्रीम और स्मार्टफोन से काम नहीं चलेगा। हमारी जैव रासायनिकी को बदलना तथा हमारी कायाओं और मस्तिष्क को नए सिरे से गढ़ना जरूरी होगा, इसलिए हम इसी पर काम कर रहे हैं। आप इसके सही या गलत होने को लेकर बहस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 21वीं सदी की दूसरी महान मुहिम यानी वैश्विक सुख को सुनिश्चित करने में होमो सेपियंस को नए सिरे से गढ़ना, इंजीनियरिंग करना शामिल होगा, ताकि वो चिरस्थायी आनंद का उपभोग कर सके।